I am not those men. I am सलाहुद्दीन। मध्यकालीन युग में दुनिया ने कई अत्याचारी हमलावर देखे जो आए दिन तबाही मचाते, लूटपाट करते, जो साम्राज्यवाद की नीति से नरसंहार करते। भारत भी इससे अछूता नहीं था। इन हमलावरों के लिए कोई उसूल, कोई कानून मायने नहीं रखते थे। लेकिन उसी दौर में एक ऐसा योद्धा भी जन्म लेता है जिसकी पूरी जिंदगी उसूलों पर ही चलती रही, जिसके प्रतिद्वंदी भी उसकी उदारता के गुणगान करते, जिसकी कुशल युद्ध नीति ने मुसलमानों की सत्ता को मजबूत बनाया, जिसने अपनी दरियादिली से दुनिया में अपना परचम लहराया। वो शख्स था सलाहुद्दीन। 11वीं सदी में इराक के टिकरित शहर में कुर्द सुन्नी परिवार में अल नासिर सलाहुद्दीन अयूबी यूसुफ इब्न अयूब का जन्म होता है। सलाहुद्दीन ने बचपन में ही काफ़ी महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रों की पढ़ाई कर ली थी। इसने कुरान के साथ साथ खगोल विज्ञान, गणित और कानून की शिक्षा भी हासिल की। सलाहुद्दीन ने शुरुआती सैन्य प्रशिक्षण अपने चाचा से प्राप्त की। शुरुआत में सैनिक के तौर पर शामिल हुए सलाहुद्दीन को छोटी मोटी लड़ाइयों में भाग लेने का मौका मिला, पर कुशल सैन्य नीति की बदौलत वह लश्कर में अपनी पहुंच को बनाता गया और बहुत ही जल्द लश्कर ने उसे अपना हीरो मान लिया। सलाहुद्दीन की बहादुरी और युद्ध की समझ को देखते हुए साल 1179 में उसे सेनापति नियुक्त कर दिया गया और सलाहुद्दीन के चाचा शिखोह की मृत्यु के बाद सलाहुद्दीन को काहिरा में फातिमीद राजवंश के खलीफा ने अपना वजीर नियुक्त कर लिया। वजीर बनते ही फातिमीद साम्राज्य को सलाहुद्दीन ने कमज़ोर करना शुरू कर दिया और फातिमीद की पैदल सेना को ख़त्म करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया और आखिरकार 1171 में फातिमीद खलीफा को ख़त्म करके सलाहुद्दीन ने बगदाद में सुन्नी खलीफा को मान्यता दे दी। सन 1174 में सीरिया के उत्तरी मेसोपोटामिया के जनरल नूर अल दिन की मौत के साथ ही वहाँ सलाहुद्दीन का एक छत्र राज कायम हो गया। उस समय के सीरिया पर राजा जेगिनदिश का राज था, पर राजा की अचानक मृत्यु के बाद सलाहुद्दीन ने वहाँ अपनी सत्ता कायम की। सलाहुद्दीन की युद्ध नीति काबिले तारीफ थी। वो एक राज्य से जीती हुई संपत्ति का इस्तेमाल दूसरे राज्यों को जीतने में करता। उदाहरण के तौर पर सीरिया को जीतने के लिए उसने मिस्र की संपत्ति का इस्तेमाल किया, फिर उत्तरी मेसोपोटामिया को जीतने के लिए सीरिया की, और उत्तरी मेसोपोटामिया की संपत्ति को लेवांत तट के ईसाई राज्यों को जीतने में झोंक दिया। युद्ध में जीती हुई संपत्ति का इस्तेमाल उसने बहुत से नेक कार्यों में किया, जैसे स्कूल, न्यायपालिका इत्यादि। साल 1174 से लेकर 1187 तक लड़े गए अनेकों युद्धों में एक के बाद एक जीत हासिल करने के बाद सलाहुद्दीन का शासन अब अलेप्पो, दमिश्क और मौसूल समेत कई अन्य क्षेत्रों में फैल गया। इन सभी जगहों पर सलाहुद्दीन ने अपने रिश्तेदारों को सरकारी पदों पर बहाल किया और यहाँ अयूबी साम्राज्य की स्थापना की। मगर सलाहुद्दीन का यह शांत शासन अधिक समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि इस दौरान ईसाइयों की क्रूसेडर सेना मुस्लिम साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए सलाहुद्दीन के समक्ष आ खड़ी हुई। क्रूसेडर सेना यूरोप के उन ईसाइयों की फौज थी जो दुनिया से मुसलमानों का खात्मा कर देना चाहते थे, लेकिन उनके इस सपने को खाक में मिलाने के लिए सलाहुद्दीन सामने खड़ा हुआ था। इस दौरान 1187 में इस्लामिक और क्रूसेडर फौजों के मध्य हातिन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सलाहुद्दीन ने अपनी युद्ध नीति का बखूबी प्रयोग किया और क्रूसेडर की सेना को धूल चटाई। हातिन का युद्ध जीतने के बाद सलाहुद्दीन के लिए क्रूसेडर शहर जेरूशलेम के दरवाजे खुल गए थे। अपनी इस जीत के बाद सलाहुद्दीन ने न सिर्फ जेरूशलेम बल्कि उसके आसपास के अन्य शहरों को भी अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि अपने हार के बाद भी क्रूसेडर सेना पीछे नहीं हटी और लगातार सलाहुद्दीन के खिलाफ युद्ध करती रही। तीसरे युद्ध में क्रूसेडर सेना का नेतृत्व करने इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम खुद आए, जिनके चलते आखिरकार क्रूसेडर सेना ने सलाहुद्दीन की फौज को मात दे दी। युद्ध में हार के बाद सलाहुद्दीन ने राजा रिचर्ड के साथ समझौता कर लिया, जिसके तहत वो राजा को इस बात पर मनाने के लिए कामयाब रहा कि जेरूशलेम में मुस्लिम समुदाय का प्रभुत्व बरकरार रहे। जेरूशलेम में जब सलाहुद्दीन का राज था तो वहाँ रहने वाले ईसाइयों को अपनी मौत का खौफ सताने लगा। उन्हें डर था कि कहीं सलाहुद्दीन की फौज इनकी हत्या न कर दे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ।
और सलाहुद्दीन ने अपनी उदारता और एक सच्चा मुस्लिम होने का सबूत देते हुए एक मिसाल कायम की। उसने न सिर्फ ईसाइयों को खुल के जीने का हक दिया बल्कि उन्हें सम्मान भी दिया। सलाहुद्दीन की ये उदारता केवल जेरूशलम में रह रहे ईसाइयों तक ही सीमित नहीं थी। साल 1192 में सम्राट रिचर्ड के बीमार होने पर उसने आपसी भावना का सम्मान करते हुए खुद के चिकित्सक को राजा के इलाज के लिए भेजा। इतना ही नहीं, जब युद्ध के दौरान रिचर्ड का घोड़ा मर गया तो सलाहुद्दीन और उसकी फौज ने सम्मानपूर्वक रिचर्ड को युद्ध भूमि से जाने दिया और बाद में उन्हें 2 घोड़ों की पेशगी की। सलाहुद्दीन के इस उदार व्यक्तित्व ने क्रूसेडर और मुस्लिम समुदाय के आपसी संबंधों को भी सुधारा। साल 1193 में महज 57 साल की उम्र में सलाहुद्दीन इस दुनिया से रुखसत हो गया। हालांकि मरने से पहले उसने मुस्लिम साम्राज्य का काफी हद तक विस्तार कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलता हूँ आपसे। थैंक यू।